का न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम अगले 1 घंटे तक कोरोना पर भय और किसानों की जय पर बात करेंगे। आज लोगों के मन में यही प्रश्न है कि संसद से कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन अब आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी, मेडिकल विशेषज्ञों की राय के बारे में पढ़ा होगा। यानी एक बार फिर लोगों के मन में सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? क्या आपके लिए नया वेरिएंट बुरी खबर है? तमाम आशंकाओं के बीच आज हम 2 मुद्दों के बारे में आपको जरूरी जानकारी देंगे। किसान आंदोलन का अब क्या होगा? क्या कोरोना से आपको डरने की जरूरत है या सिर्फ सतर्क रहने की? आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आज इस वक्त तक करीब 123 करोड़ कोरोना वैक्सीन लग चुकी है देश में। वही वैक्सीन जिसे कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच है। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, आज दोनों तरह के लोगों के लिए एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये बताएंगे। आज ये भी समझने का दिन है कि कोरोना के नए अवतार यानी ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए भारत, इंडिया कितना तैयार है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। नॉर्मल लाइफ जिसे हम कहते हैं वैसे ही अपना रहे। तब मास्क पहनना जरूरी है और डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। जो भी सेकेंड वैक्सीन के लिए ड्यू हो, उन्होंने जल्द से जल्द जाके अपना दूसरा वैक्सीन लेना जरूरी है। कोरोना अभी गया नहीं, नई मुसीबत आन खड़ी। क्वारंटीन होगा, उसके बाद दोबारा चेक किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। कोरोना गया नहीं है, जितना हम जो प्राइमरी प्रिकॉशन है उनको जरूर है। क्या ढिलाई से कमजोर पड़ेगी लड़ाई? मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी करके हम सैनिटाइजर होना, मास्क लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। नए वेरिएंट पर कितना कारगर है वैक्सीन कवच? उसको रोकना भी जरूरी है। और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अब की बार कितने तैयार? हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनका चेकअप भी होते रहेगा कि कहीं होगा और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा। अब आइए आपको जरा ओमिक्रॉन के बारे में, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, वो जरा आपको बताते हैं और वो आशंकाएं जो आपके मन में है ये सब हम आपको बताएंगे। अभी सवाल यही है कि ये जो नया खतरा है उसमें वाकई कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन, ये पहला सवाल मन में। नए वायरस पर टीका प्रभावी होगा क्या? जो वैक्सीन हमने ली है, फाइजर को लेकर सवाल खड़े हो रहे, लेकिन हमने देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन लिया है, क्या वो सही रहेगा? मास्क से क्या ये वेरिएंट हम अपने आप को मास्क के जरिए बचा पाएंगे? नए वेरिएंट के लक्षण क्या अलग है पहले वाले वेरिएंट से? चाहे बीटा रहा हो, चाहे डेल्टा रहा हो, क्या उससे ओमिक्रॉन के लक्षण अलग होंगे? बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या फिर अभी रुकने की जरूरत है? आशंकाएं लोगों के मन में। कितने बार, अब की बार कितने तैयार हैं हम? देश में किस तरह की तैयारी है? सबने दूसरी लहर की मार झेली है, तो लोगों के मन में सवाल आते हैं। अब लेकिन हम आपको दिखाते हैं ओमिक्रॉन वायरस की तस्वीर आ गई है और इस तस्वीर को लेकर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं विश्व भर में, वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संक्रमण का खतरा इससे बढ़ सकता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो नए खतरे की आशंका है उस पर नया दृष्टिकोण क्या है। स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को देखिए।
आपको ये किसी नक्शे जैसा दिखेगा, लेकिन ये किसी मुल्क का नक्शा नहीं, बल्कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ये पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। पहले के कोरोना वेरिएंट से ओमिक्रॉन का रूप बहुत बदला हुआ है। इस तस्वीर को रोम के बेबी जीसस पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ने जारी किया है। दावा यही है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से काफी अलग है। ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा म्यूटेट करने वाला नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं आई है। तस्वीर में दिख रहे लाल घेरे ये दिखाते हैं वहां पर काफी ज्यादा बदलाव आया है। ग्रे एरिया वो है जहां वायरस उसी रूप में मौजूद है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अभी रिसर्च प्रारंभिक चरण में है। शोध का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वायरस न्यूट्रल है, कम खतरनाक है या ज्यादा घातक है। यानी अभी ओमिक्रॉन को लेकर कोई बड़ा दावा किया जाना जल्दबाजी होगा। वैसे 26 नवंबर को कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम देते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था। नए वेरिएंट को समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के खतरे को जांच की कसौटी पर रखकर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि WHO ने कहा है कि यह अभी साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना घातक होगा, लेकिन कोरोना का कहर देखते हुए दुनिया को पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. We're living through a cycle of panic and neglect. Hard-won gains could vanish in an instant. Our most immediate task, therefore, is to end this pandemic. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. पहले चरण में दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए यात्रा पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन का मामला आने के बाद अफ्रीकी देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है, तो कुछ मुल्क इस दिशा में आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। 2020 से लेकर अब तक कोरोना को लेकर जो समझ मेडिकल साइंस की दुनिया में बनी है वो यही है कि सावधानी एक बड़ा हथियार है और ढिलाई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी कोरोना का हमला कितना खतरनाक होगा, यह महामारी से हमारी लड़ाई की तैयारी और हमारी सतर्कता तय करती है। हम आगे बढ़े उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश से क्या अपील की है। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है।
तो प्रधानमंत्री ने भी सचेत किया, देश को सतर्क रहने की बात कही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन भी 123 करोड़ वैक्सीन डोजेस अब देश में हो गए। बहरहाल अब जरा बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर। बहुत सारी आशंकाएं इस वजह से भी फैली हैं क्योंकि लोग अभी जानते नहीं संक्रमण का खतरा कितना सीरियस हो सकता है, किस तेजी से ये फैलेगा ये तो सबको पता है, लेकिन कितना गंभीर रूप से आप और हम बीमार हो सकते हैं इसके होने के बाद ये पता नहीं है। तो हम आपको बताते हैं WHO की तरफ से अभी तक क्या कुछ किया गया है, कहा गया है। पिछली बार डेल्टा को डिक्लेयर करने में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक स्ट्रेन डिक्लेयर करने में बहुत लंबा वक्त ले लिया था WHO ने। इस बार 72 घंटे के अंदर ही उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे घोषित कर दिया। यह भी कहा है कि टीकाकरण जिनका हो चुका है या जिनको बीमारी कोविड की पहले हो चुकी है वो इससे इम्यून नहीं है, यानी टीकाकरण 100% कवच नहीं है। ये दूसरी बड़ी बात WHO की तरफ से कही गई है। बड़े खतरे हैं नए वेरिएंट में और जिस तेजी से फैलने की आशंका है उसको लेकर बार बार कहा जा रहा है। शुरुआती संकेत ओमिक्रॉन को हल्के में लेने का नहीं है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर जोखिम ज्यादा है। वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें डेंजर ज्यादा है क्योंकि अभी जानकारी बहुत कम है। और डेल्टा का कैसे उसकी कहर थी आपने देखा हिंदुस्तान में, कई अलग अलग देशों में उसके बाद। इन सब के मद्देनजर अब सवाल यही है कि जो दुनिया भर में फैलने की आशंका है इसके संक्रमण रेट की वजह से बहुत तेजी से फैलता है। अगर अन्य बीटा या डेल्टा ऐसे उनका ग्राफ जाता था तो ये रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जाता है। इस संक्रमण रेट बहुत हाई बताया जा रहा है। आपको जरा भारत में अब क्या तैयारी इस ओमिक्रॉन के मद्देनजर की जा रही है वो दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट का कंफर्म केस भारत में नहीं मिला है, लेकिन विदेश से आए कई कोरोना संक्रमित अभी भी संदिग्ध की लिस्ट में हैं। खतरा बड़ा है, लिहाजा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सावधानी बरती जा रही है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और कोविड प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया गया है। अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल में पता चले। ऐसे में सरकार ने नए वेरिएंट को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रविवार को सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा और उसके नमूनों को आगे इंसाकॉग लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जो लोग टेस्ट में नेगेटिव आते हैं इन्हें 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना उनके लिए अनिवार्य होगा। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो यात्री उन देशों से आ रहे हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, उन्हें कुछ नए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद कोविड-19 टेस्ट के सैंपल देने होंगे, जिसका खर्चा भी आपको खुद उठाना होगा। ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां से बाहर जाने या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से पहले टेस्ट के परिणाम का इंतजार भी करना होगा। नए नियम का पालन 1 दिसंबर से किया जाएगा। ये तो बात रही उन यात्रियों की जो विदेश से आ रहे हैं। वहीं विदेश से आए संदिग्धों की जांच शुरू हो गई है। जबलपुर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 24 घंटे की कवायद के बाद बोत्सवाना निवासी ओरीमेट से लीन खूमो को खोज निकाला। CMHO हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि महिला ने जबलपुर आने के बाद कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया। वो न सिर्फ 10 दिन क्वारंटीन थी, बल्कि दिल्ली से RT-PCR टेस्ट करवा कर ही रवाना हुई थी। उसमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर से RT-PCR टेस्ट करवा लिया गया है। वो तो वैक्सीनेटेड है, एसिम्प्टोमेटिक है, अकेली आई है और क्वारंटीन रही है, तो उसका प्राइमरी कांटेक्ट तो है ही नहीं। फिर भी अगर कोई संपर्क में आया होगा तो हम कांटेक्ट जो रूटीन प्रोटोकॉल के हिसाब से करते हैं वो तो करेंगे ही। उसका RT-PCR आज हम टेस्ट करा रहे हैं।
वहीं वृंदावन में 3 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोविड प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह का कहना है, मथुरा जिले में अब तक 5 एक्टिव केस हैं, जिनमें 3 विदेशी भी शामिल हैं। सभी के सैंपल रिपोर्ट टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये जो 3 केस हैं वो वृंदावन में मिले हैं और तीनों अलग अलग कंट्री से आए थे, और चूंकि उनका कोविड ट्रैवल पर्पज के से कराया था तो उनको वापस जाना था, तो उनका जब जांच हुई तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब चूंकि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके अलर्ट है सभी, जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग मथुरा पूरी तरह से एहतियात के तौर पर हमने जो है उनका कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके कॉन्टैक्ट सर्विलेंस कराया गया। उनके 44 लोगों के सैंपल भी कराए गए हैं और वो उनमें से 2 लोग जो है होम आइसोलेशन में है। इसके अतिरिक्त जो है चूंकि अभी आवश्यकता अनुसार उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी कि ये उन्हीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है या हमारा। साफ है कि नए वेरिएंट का खतरा विदेश से आने वाले यात्रियों से है। अगर एयरपोर्ट पर कोई ढिलाई हुई तो नया वायरस देश में यात्रियों के जरिए फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। महाराष्ट्र में पहली और दूसरी लहर ने कहर बरपाया था। सबसे ज्यादा मृत्यु और संक्रमितों की संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया। आखिर दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का नए वेरिएंट पर क्या कहना है, जरा सुनिए। ओमाइक्रॉन का हमने प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी ज़रूरी है। और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरीज 28 नवंबर को जारी की है, जिसमें बहुत क्लियर लिखा है कि इन 12 देशों के हद तक जो रिस्की कंट्रीज बोल के नॉमिनेट हुए हैं, उनके यहाँ से आने वाले हर कोई फ्लाइट के लोगों का 2-3 तरीके से उनकी जांच हो रही है। एक, उनको आने के बाद आरटीपीसीआर करना कंपलसरी है। अगर आरटीपीसीआर होने के बावजूद भी उनको 7 दिन क्वारंटाइन रखना जरूरी है, उसके बाद फिर एक बार आरटीपीसीआर करना जरूरी है। देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, और उसके बाद उनका चेकअप भी होते रहेगा कि कहीं होगा, और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा कि ऐसा ना हो कि किसी दक्षिण अफ्रीका के एरिया से कहीं से निकल के वो आए होंगे और उसके बाद फिर उनका कई देशों से होते हुए फिर इधर आएंगे। नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। आपने तैयारी देखी कि लक्षण क्या है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे बीटा वाला कोविड है या डेल्टा वाला कोविड है या ओमिक्रॉन वाला कोविड है, ये आपको समझाएंगे आगे। लेकिन उससे पहले जरा बताते हैं कि ओमिक्रॉन जो ये नाम इसका पड़ा है वो क्यों है। दरअसल ग्रीक वर्णमाला का शब्द है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन इसीलिए रखा गया है। ग्रीक वर्णमाला का जो 15वां शब्द है और उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया। 13वां और 14वां शब्द छोड़ा गया। उसके पीछे की भी वजह बहुत दिलचस्प है। छोड़े गए शब्द है नू और जी। अब कहा जा रहा है शी जिनपिंग नाम है चीनी राष्ट्रपति का, तो उनके नाम से अगर ये जुड़ जाता या उस तरह से आगे बढ़ता, इसीलिए जी और नू दोनों को छोड़ दिया गया है। ओमिक्रॉन इसका नाम रखा गया है। नू को उच्चारण की वजह से छोड़ा गया है। ये तो नामकरण की पूरी कहानी आपने सुन ली। अब भाई आपको दिखाते हैं कोरोना के नए खतरे पर अफ्रीका से आई हुई एक अच्छी खबर है, जरा वो भी सुन लीजिए। कोरोना की दहशत से जैसे तैसे लोग उबरना शुरू हुए थे। लोगों के चेहरों से मास्क हट रहे थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के 7 महीने बाद एक बार फिर दुनिया भर में नया खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर काफी भय है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक कोएत्जी ने नए वेरिएंट पर दुनिया के साथ नई जानकारी साझा की है। So what we see with this one is, again, it started, normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint
is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and go. And that's more or less the big symptoms that we have seen. डॉक्टर एंजेलिक कोएत्जी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के मरीजों में ओमिक्रॉन के जो लक्षण दिखे हैं वो सामान्य जुकाम जैसे हैं। मसलन ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी देखी गई, जबकि कुछ मामलों में हल्का बुखार दिखाई दे सकता है। मरीज अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत के बिना पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम हैं। बड़ी बात ये कि नया वेरिएंट 40 या उससे कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण दिख रहे हैं उनमें से करीब आधे संक्रमितों का टीकाकरण अभी नहीं हुआ है। यानी नए वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर एंजेलिक कोएत्जी का कहना है कि वैक्सीनेशन ही नए वेरिएंट से बड़ा बचाव है और 2 गज दूरी इस वक्त में बड़े काम की जीत है। वहीं नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स भी अभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर पद्मश्री डॉक्टर सुशीला कटारिया ने बड़ी बात कही है। डॉक्टर कटारिया के मुताबिक नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में एक डर है, जबकि कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। हम इस टाइम पे पैनिक रिएक्शन ना क्रिएट करें, अभी समय है। ये सिर्फ 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि ये वेरिएंट, ये म्यूटेशन हमें पता चली हैं। सो इसके बारे में बाकी चीजों को तो हम गेस ही कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो अभी तक बात पूरी तरह से पता चली है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करेगा। ये भी कंफर्म्ड नहीं है कि जिनको पहले हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है। सो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। WHO के मुताबिक शुरुआती साक्ष्यों से पता चला है कि जो लोग पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें दोबारा कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमण हो सकता है। दोबारा संक्रमण का खतरा इस वेरिएंट के साथ बना हुआ है, लेकिन बड़ी बात ये कि लोगों को डरने की नहीं बल्कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लड़ने की जरूरत है। दिल्ली में नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। खतरा बड़ा है और ऐसे में तैयारी पूरी है। आइए आपको दिखाते हैं देश में, राज्यों में किस तरह की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश में 1 महीने में विदेश से आए लोगों की जांच हो रही है। अलग अलग ट्रैवल एडवाइजरी बनाए गए हैं कि अगर कोई आ जा रहा है क्या करना है। एमपी ने स्कूल कॉलेज में छात्रों की क्षमता आधी कर दी है। ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद है। मुंबई में कुछ दिन में 466 लोग रिस्क वाले देशों से लौटे हैं। ऐसे में सबको ट्रेस करके जानकारी करनी होगी। इन सभी 466 लोगों से संपर्क किया जा रहा है। कोशिश ये हो रही है कि कैसे दिल्ली आपदा प्राधिकरण जो एक्शन प्लान है वो बना रहा है। तो कुल मिलाकर तैयारी है। तमाम मुल्क अफ्रीका से जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए दरवाजे अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। जिन्हें खास तौर पर अफ्रीका से आना जाना है उनके लिए तो जैसे अभी बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है। ये रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन ने दुनिया को एक बार फिर से सहमा दिया है। एक के बाद एक नए देश चपेट में आ रहे हैं और इसके साथ ही सहमे देशों ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बंदिशें लगाना शुरू कर दिया है। जापान सभी विदेशियों के देश में आने पर बंदिश लगाने का फैसला करने पर विचार कर रहा है। इजराइल ने भी विदेशियों के एंट्री पर बैन लगा दिया है। मोरक्को ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ ने कुछ उड़ानों पर बैन लगाया है। जापान, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरैन भी ट्रैवल बैन लगाने वाले हैं। अमेरिका भी साउथ अफ्रीका समेत 7 देशों से उड़ानों पर रोक पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने मास्क पहनने के नियम सख्त कर दिए हैं। स्पेन में 1 दिसंबर से बिना टीका लगे ब्रिटिश नागरिकों की एंट्री बैन होगी। जैसे कि वायरस का बिहेवियर अभी पूरी तरह से नोन नहीं है और इसके एयरबोर्न होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए हमें जहां पर भी केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर हमें जीनोम सीक्वेंसिंग को फास्ट ट्रैक पे करना होगा और अगर ये वायरस डिटेक्ट होता है तो हमें इसके ट्रांसमिशन को किसी भी तरह से रोकना होगा। साथ ही री इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, डेथ रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट को क्लोजली ट्रैक और मॉनिटर करना होगा। ओमिक्रॉन ने दुनिया को दहला रखा है। सुपर पावर अमेरिका भी ओमिक्रॉन से परेशान है।
अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी कहा कि टीकाकरण को तेज करने की जरूरत है। टीका ही बचाव का एकमात्र साधन है। This is a clarion call as far as I'm concerned of saying let's put aside all of these differences that we have and say if you're not vaccinated, get vaccinated. If you're fully vaccinated, get boosted and get the children vaccinated also. कोरोना के इस नए वेरिएंट के खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, मतलब चिंताजनक की श्रेणी में रखा है। Today, WHO's technical तो इस वायरस से बचना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हम यही कर सकते हैं फिलहाल। बिना ब्रेक के स्पेशल रिपोर्ट जारी है। आपको हेडलाइंस सभी सुनाएंगे और उसके बाद संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर कैसे मचा है कोहराम। लेकिन पहले हेडलाइन। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून वापसी बिल को पास कराया, विपक्ष उस पर भड़क उठा। संसद में चीख चिल्लाहट मच गई। सांसद वेल में आ गए। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से संसदीय मर्यादा के खिलाफ काम किया है। सरकार चर्चा से डरती है। विपक्ष का कहना है कि कृषि कानून वापसी पर सरकार इसलिए चर्चा नहीं चाहती क्योंकि सरकार जानती है कि उसने गलत काम किया है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि जब चर्चा ही नहीं होनी है तो फिर संसद की जरूरत क्या है। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। लेके आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निष्कर्ष और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। मोदी सरकार जिसके लिए जानी जाती है, एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में वही हुआ। माननीय सदस्य, माइक चालू। विपक्ष हंगामा काटता रह गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्षी सांसद चीखते चिल्लाते रह गए और मोदी सरकार जिस तेजी से तीनों कृषि कानून लेकर आई थी, उतनी ही तेजी से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके भी चलती बनी। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में, हालों के पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। आप माहौल को ठीक कीजिए, मैं मना कर रहा हूँ चर्चा करने को। महज 4 मिनट के भीतर लोकसभा में कृषि कानून वापस बिल पास हो गया और राज्यसभा में भी कृषि कानून वापस बिल को पास करने में चंद मिनट ही लगे। विपक्ष शोर मचाता रह गया और ध्वनि मत से आए कृषि कानून बिल ध्वनि मत से चले भी गए। न कृषि बिल लाने के वक्त संसद में चर्चा हुई, न कृषि बिल वापस होने पर संसद में चर्चा हुई। अब सरकार का यही तरीका विपक्ष को चुभ रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर हमला बोल रही हैं। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। जब कानून लागू किए थे, कोई किसान देश का नहीं चाहता था कानून लागू हो और आखिरकार अचानक सरकार ने ये फैसला लिया है, तो कम से कम बहस तो हो लोकसभा में। तो आपने डिस्कशन लगाया 2-2 घंटे का, तो इसमें लगाने की क्या तकलीफ है। हाँ, यकीनन आप पे हम सवाल करते, आपसे पूछते, आपको आईना दिखाते, आपको 750 किसानों की मौत का जिक्र करते, एमएसपी का डिमांड करते, मगर आप तो डिस्कशन नहीं चाहते, आप तो भाग गए। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री के इस ऐलान को विपक्ष ने सरकार की हार मानी और ये भी कहा कि आखिरकार किसानों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल भी पास हो गया।
लेकिन विपक्ष जो चाहता था वो नहीं हो पाया। जी हाँ, विपक्ष की ही हसरत थी कि वो कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार को घेरे, सवाल करे कि ये तीनों कृषि कानून बने ही क्यों थे और क्यों वापस ले लिए गए। हम आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। साथ ही ये अपील की गई थी कि सदन में सवाल भी हो और शांति भी हो। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। लेकिन कृषि कानून वापसी बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। संसद में इसे लेकर सवाल भी उठे, लेकिन शांति दोनों सदनों में नजर नहीं आई। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा को राजी नहीं है और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने पहले ही दिन संसद की शांति भंग कर दी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल तक पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष समझाते रहे, कार्यवाही चलती रही। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। और नतीजा ये निकला कि कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के 4 मिनट के भीतर पास कर दिया गया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। तो कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखें। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। विपक्षी नेताओं की एक सुर में मांग थी कि सरकार बिल पर चर्चा करे। राज्यसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि आगामी चुनावों में कृषि कानून के खिलाफ माहौल बन गया था। इस डर से सरकार ने कानून वापस लिया, लेकिन सरकार तर्क देती रही कि जब किसानों की मांग मान ली गई तो चर्चा क्यों। जब रिपील हुआ है, कानून रिपील हुआ है, बहुत बार इसका चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। 1 साल के बाद मैं अपने प्रधानमंत्री जी के भोलेपन का बड़ा कायल हूं कि वो कहते हैं कि हम किसानों को ये बिल समझाने में नाकाम रहे और ये बात समझने में प्रधानमंत्री जी को 1 साल लग गया और उनको समझ में तब आया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। हम आपको बता दें कि 5 जून 2020 को सरकार ने 3 कृषि विधेयकों की घोषणा की। 14 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानूनों के विधेयक संसद में लाए गए। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि कानून पास हुए। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ध्वनिमत से तीनों कृषि कानूनों को पास कर दिया गया और 29 नवंबर 2021 को लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानून वापस बिल पास। कुल मिलाकर 14 महीने 9 दिन में तीनों कृषि कानून आए और चले गए। लेकिन इस दरमियान किसानों ने सरकार के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन में किसान आज भी हुंकार भर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। संसद का ये शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा से पहले संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की जबरदस्त प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा ना करके विपक्ष के अरमानों पर जैसे पानी फेर दिया। हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार 26 बिल पेश करेगी। ऐसे में विपक्ष ने 10 अहम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की। आइए आपको दिखाते हैं वो 10 अहम मुद्दे आखिर क्या है।
कृषि कानून वापसी के बाद विपक्ष एमएसपी पर कानून बनाने की मांग उठाना चाहता है, क्योंकि किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। विपक्ष कृषि कानूनों पर चर्चा चाहता था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ये कानून किसी और शक्ल में वापस लाए जा सकते हैं। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में मारे गए करीब 700 किसानों पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष करके आया है। चौथा, देश में पेट्रोल, डीजल, जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। 5वां, साथ ही विपक्ष कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी संसद में उठाना चाहता है। छठा, संसद के सत्र में विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड पर मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग बनाई है। पूर्वोत्तर भारत में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी सरकार को विपक्ष शीतकालीन सत्र में घेरने की तैयारी कर चुका है। 8वां, सीबीआई, ईडी प्रमुखों के कार्यकाल में विस्तार पर भी विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठा है। 9वां, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि जो कई सीमावर्ती राज्यों में किया गया है, उसके मुद्दे को भी विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में उठाने की तैयारी में है। और 10वां, कृषि कानून वापसी के बाद नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए को वापस लेने की मांग भी संसद में उठ सकती है। लेकिन विपक्ष इस बात पर भड़का हुआ है। सरकार ने पहले ही दिन कृषि कानून वापसी पर बिल पर चर्चा नहीं की और इससे पूरा विपक्ष संसद की गरिमा के खिलाफ बता रहा। विपक्ष ने सरकार से ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धज्जियां उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। ये जो सब्जेक्ट है इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको जिस तरह से पास कराया गया, अभी तो पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने साल मुझे यहाँ हो गए, ये पहली बार इस तरह का वातावरण मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन के लीडर बोल रहे थे, मंत्री जी बीच में खड़े होके बोलने लगे, उसके बीच में हंगामा में बिल पास कर दिया। ये क्या है? मुझे तो लगता है कि अभी एक स्पेशल बिल पास कराना चाहिए कि पार्लियामेंट के सुरक्षा के लिए बिल, ये कुछ मतलब ही नहीं होता है। देखिए, इस सरकार का लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई यकीन ही नहीं है। जब ये सरकार किसानों के खिलाफ ये काला कानून लेकर आई, तब सदन में चर्चा नहीं होने दी, तब दिन में पास करा दिया। अब विपक्ष का ये दायित्व बनता है वो पूछे कि भाई आपने गलती की थी, अब आप गलती को मानने, कम से कम उस पर तो चर्चा करो। उस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये इनका संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास ही नहीं है। ये पहले काला दिन था, आज भी है, क्योंकि बगैर चर्चा के बिल जो है पास हो रहे हैं। ये देश में पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क पर विपक्ष बवाल काट रहा है। कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि सरकार ने इन तीनों पार्टियों के 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है और अब ये 12 सांसद शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले सकते। सदन के अंदर तो बवाल हुआ ही, बाहर भी विपक्षी सांसदों के तेवर तल्ख दिखे। सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेसी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास कृषि कानून का विरोध किया। टीएमसी के सांसदों ने भी कृषि कानून वापसी बिल पर चर्चा कराने की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे और शोर शराबे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पर मोहर लग गई। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनकी असली मांग तो अभी पूरी होना बाकी है। ये काला कानून था, बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग जाए, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर कोई बीमारी अब दूर होती है, आदमी खुश दिखता है। हाँ, खुश दिखे। 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर ले, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। लेकिन आज बवाल सिर्फ कृषि कानून के मुद्दे पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि राज्यसभा से कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी के 12 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। पिछले मानसून सत्र में बदसलूकी के मामले में ये कार्रवाई की गई।
अब ये सांसद शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निलंबित सांसद अब इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। तो जोरदार हंगामा आपने देख लिया। कृषि कानून वापसी के बाद क्या है अब किसानों की आगे की तैयारी? ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।